नमस्कार दोस्तों, अपशिष्ट जल गुणवत्ता परीक्षण पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ठोस पदार्थों पर केंद्रित परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि 4 प्रकार के परीक्षण होते हैं अपशिष्ट जल की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए, जिनमें पहला था जैविक पदार्थों पर केंद्रित परीक्षण, दूसरा था ठोस पदार्थों पर केंद्रित परीक्षण, पोषक तत्वों पर केंद्रित परीक्षण और चौथा व अंतिम था भौतिक गुण और अन्य प्रभाव पैरामीटर पर केंद्रित परीक्षण। इनमें से पहले भाग में हमने जैविक पदार्थों पर केंद्रित परीक्षणों का अध्ययन कर लिया था, जिनमें शामिल हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, कुल कार्बनिक कार्बन और तेल और ग्रीस। इसका अध्ययन हम पहले भाग में कर चुके हैं। इस दूसरे भाग में हम आज अध्ययन करेंगे कुल ठोस, कुल निलंबित ठोस, कुल घुलनशील ठोस, कुल वाष्पशील ठोस और कुल स्थिर ठोस, इन परीक्षणों का, जो कि ठोस पदार्थों पर केंद्रित परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुल ठोस की, यानी कि टोटल सॉलिड की। कुल ठोस पानी में शामिल सभी प्रकार के ठोस पदार्थों को संदर्भित करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: कुल ठोस बराबर कुल निलंबित ठोस प्लस कुल घुलनशील ठोस। इसे दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है: कुल ठोस बराबर कुल वाष्पशील ठोस प्लस कुल स्थिर ठोस। कुल वाष्पशील ठोस जो होता है वो कार्बनिक ठोस होता है और स्थिर ठोस जो होता है वो अकार्बनिक ठोस होता है। परीक्षण विधि: टीएस परीक्षण की जो मानक विधि है वह है 2540B या 2540B। इस विधि में अपशिष्ट जल के नमूने की एक मापी गई मात्रा को एक सूखे, तौले हुए, गैर ज्वलनशील या सिरेमिक डिश में डाला जाता है। टीएस परीक्षण में प्रयुक्त अपशिष्ट जल के नमूने की मात्रा का चयन किया जाना चाहिए, यानी कि इस अपशिष्ट जल के नमूने की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि सूखे ठोस पदार्थों की मात्रा 10 से लेकर 200 मिलीग्राम के बीच हो। डिश को 103 से 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्पीकरणीय ओवन में रखकर सारी नमी हटा दी जाती है, यानी कि वो जो पानी होता है उसको वाष्पीकृत कर दिया जाता है 103 से 105 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। शेष ठोस पदार्थों को कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है, कमरे में रख दिया जाता है उसको ठंडा होने के लिए। इसके बाद सिरेमिक डिस्क के साथ इन ठोस पदार्थों को तौला जाता है। कुल भार में से सिरेमिक डिस्क का भार घटाकर ठोस पदार्थों का कुल भार ज्ञात किया जाता है। फिर अपशिष्ट जल के नमूने में टोटल सॉलिड की सांद्रता को मिलीग्राम पर लीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, टोटल भार पता लग जाता है कि भाई कितना ठोस पदार्थ बाकी बचा है वहाँ पर। इसमें घुलनशील भी है और वाष्पशील भी है, दोनों ही तरह के ठोस इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। दूसरा आता है कुल निलंबित ठोस। कुल निलंबित ठोस के लिए कुल निलंबित पदार्थ और निलंबित कणीय पदार्थ शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। कुल निलंबित ठोस निलंबित कणों का सूखा भार है जो पानी में घुलते नहीं हैं और जिन्हें एक फिल्टर द्वारा फंसाया जा सकता है, यानी कि इनको एक फिल्टर के द्वारा छान करके अलग किया जा सकता है। ये इस प्रकार का ठोस होता है और ये पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे रेत, बजरी, इस तरह की चीज़ें जो पानी में घुलनशील नहीं है। कुल निलंबित ठोस एक जल गुणवत्ता पैरामीटर है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के पानी या जल निकाय के नमूने की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। परीक्षण विधि: अपशिष्ट जल के नमूने की एक मापी गई मात्रा को एक सूखे, तौले हुए डिश या फ्लास्क में डाला जाता है। निलंबन उपकरण सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के माध्यम से अपशिष्ट जल के नमूने की इस मात्रा को निस्पंदित, यानी कि फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है इसको। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो होता है वो इस तरह का होता है। इसमें नीचे की तरफ ये छलनी लगी होती है, एक तरह से फिल्टर लगा होता है। इसमें आप ऊपर से पानी डालते हैं और वो रिस करके नीचे जाता है पानी, ऊपर निलंबित ठोस बच जाता है, वो इस छलनी में से पार नहीं हो पाता। डिश या फ्लास्क के साथ इन ठोस पदार्थों को तौला जाता है। कुल भार में से
डिश या फ्लास्क का भार घटाकर ठोस पदार्थों का कुल भार ज्ञात किया जाता है। फिर अपशिष्ट जल के नमूने में TSS की सांद्रता को अर्थात टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की सांद्रता को मिलीग्राम पर लीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब तीसरी बात है कुल घुलनशील ठोस यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। कुल घुलनशील ठोस पानी में घुले किसी भी खनिज, लवण, धातु, धनायन या आयनों को संदर्भित करता है। कुल घुलनशील ठोस में अकार्बनिक लवण मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स और कुछ थोड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। इसमें कुल घुलनशील ठोस में वाष्पशील ठोस और गैर वाष्पशील ठोस शामिल होते हैं। कुल घुलनशील ठोस पैरामीटर का उपयोग पानी के भीतर पूरी तरह से घुलने वाले कुल पदार्थों के आधार पर पानी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर प्राकृतिक जल स्रोतों में TDS अर्थात टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड का एक निश्चित स्तर होता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां सतही जल और भूजल में TDS का स्तर बढ़ा सकती हैं। ये कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं जैसे कृषि, पानी का उपयोग करना, शहरीकरण, नमक का उपयोग, खनन और उत्खनन आदि। यह बढ़ा हुआ TDS कई जलीय जीवन के लिए विषाक्त हो सकता है, जैसे मछली, कीड़े, उभयचर और अकशेरुकी जीव जंतुओं के लिए, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, स्टोन फ्लाई लार्वा, घोंगे, कुछ प्रकार के कीड़े और बीटल, इनके लिए। उदाहरण के लिए TDS स्तर 250 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर यदि होता है तो ये सैल्मोनेड निषेचन को प्रभावित करता है, इसकी बहुत संभावना रहती है। TDS को 270 से 1170 मिलीग्राम पर लीटर तक बढ़ाने से पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग सभी कॉर्नटेल और कैटल खत्म हो सकते हैं। TDS 1100 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होने पर चिरोनोमिड लार्वा में कम वृद्धि जैसे दीर्घकालिक विषाक्त प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। परीक्षण विधि की बात करें तो सबसे पहले अपशिष्ट जल के नमूने में से कुल निलंबित ठोस को अलग कर लिया जाता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का इस्तेमाल करके। पहले ही निलंबित ठोस को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद TS परीक्षण की मानक विधि 2540B का उपयोग कर परीक्षण को पूरा किया जाता है, यानी कि जो बाकी बचा पानी है, अपशिष्ट जल है, उसको 103 से 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। तो अब जो बचता है वो क्या होता है, कुल घुलनशील ठोस बचता है। फिर वहाँ पर इसे अपशिष्ट जल के नमूने में TDS की सांद्रता को मिलीग्राम पर लीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये परीक्षण पूरा हो जाता है। जल धाराओं से TDS को कम करने या हटाने के लिए विधियाँ। एक है भौतिक अधिशोषण या सोखना। यह विधि केवल निश्चित क्षमता पर पानी से आयनों को हटा सकती है, इससे पहले कि सोखना संतृप्ति तक पहुंच जाए और उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता हो। यानी कि बहुत कम क्षमता होती है इसकी, निश्चित क्षमता होती है पानी से आयनों को अलग करने की। जैसे ही वो संतृप्त हो जाती है, यानी कि पूरा वो एक तरह से मान लीजिए जितनी भी क्षमता होती है उसकी सोखने की, जब तक वो सोख सकती है तब तक वो सोखती है, वरना फिर उसको क्या करने की ज़रूरत होती है, पुनर्जीवित करने की ज़रूरत होती है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है। अगली विधि है रिवर्स ऑस्मोसिस। यह विधि किफ़ायती नहीं है क्योंकि फिल्टर के खराब होने की बहुत संभावना होती है तथा नमकीन पानी के निपटान की समस्या के कारण इसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये काफ़ी खर्चीली होती है। इसमें बिजली का खर्च वगैरह भी आता है और फिल्टर खराब होने की संभावना रहती है। आसवन। आसवन से कम चालकता वाला पानी पैदा होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता के कारण यह प्रक्रिया बहुत ही ऊर्जा गहन होती है। और चौथी विधि है बैक्टीरिया आधारित बायो रेमेडिएशन या जैविक अवशोषण।
यह विधि रसायनों को शामिल करने से बचती है और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन यह प्रक्रिया प्राय सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषण की कम दर के कारण सीमित होती है। यानी कि ये बीओडी कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है। वर्षा और झिल्ली निस्पंदन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वर्षा के द्वारा इसकी जो घुलनशील ठोस की जो सांद्रता है उसको कम किया जा सकता है, या वो अपने आप कम हो जाएगी वर्षा होने पर। और दूसरा, झिल्ली निस्पंदन के माध्यम से हम इसको छान करके अलग कर सकते हैं घुलनशील ठोस को। बाकी जो ठोस बचे हैं हमारे पास वो है कुल स्थिर ठोस और कुल वाष्पशील ठोस, यानी कि टोटल फिक्स्ड सॉलिड और टोटल वर्सटाइल सॉलिड। परीक्षण विधि। अब देखो, स्थिर ठोस क्या होगा, जो वाष्पशील नहीं है, ठीक है, वो ठोस जो वाष्पशील भी नहीं होता। अब ये यहाँ पर जानते हैं हम कि क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। परीक्षण विधि क्या है इसकी, सर्वप्रथम टीएस परीक्षण को पूरा किया जाता है बिना फिल्टर किए, यानी कि बिना निस्पंदन किए, ठीक है। जो शुरू में हमने विधि अपनाई थी टीएस की, उस परीक्षण को हम अपनाते हैं। अपशिष्ट जल लेते हैं और उसको 103 से 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कमरे के तापमान पर उसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वजन कर लिया जाता है उसका, ठोस पदार्थों का अंतिम सूखा वजन दर्ज कर लिया जाता है और डिश सहित कर लिया जाता है उसको। इसके बाद टीवीएस परीक्षण के लिए मानक विधि 2540E का उपयोग करते हुए कुल वाष्पशील ठोस के लिए परीक्षण आयोजित किया जाता है। अब इस विधि में क्या होता है, 2540E, इस विधि में क्या होता है, इसमें टीएस परीक्षण से प्राप्त डिश और ठोस को मफल भट्टी में 450 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर 15 से 30 मिनट तक रखा जाता है। मफल भट्टी है ये, इस भट्टी में इसको रखा जाता है टेम्परेचर को फीड करके। ठोस पदार्थों का वह भाग जो कार्बनिक यौगिक है वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि जो ठोस, जो वाष्पशील ठोस है वो क्या हो जाता है, इतने तापमान पर 450 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर वो 15 से 30 मिनट में वाष्पीकृत हो जाता है। इसके बाद डिश और शेष गैर वाष्पशील ठोस को भट्टी से हटा दिया जाता है और कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए एक डेसिकेटर में रखा जाता है। यानी कि इसको कहने का मतलब यह है कि कमरे के तापमान पर इसको ठंडा कर लेते हैं और इस बिंदु पर जो टीएफएस है, यानी कि टोटल फिक्स्ड सॉलिड जो है, कुल स्थिर ठोस जो है, वो आमतौर पर क्या रह जाता है, राख रह जाता है। एक बार ठंडा होने पर सूखे डिश और टीएफएस का वजन किया जाता है। सूखे डिश का मूल वजन उस कुल वजन से घटा दिया जाता है और इस प्रकार से टीएफएस का अंतिम वजन ज्ञात हो जाता है। इस अंतिम टीएफएस के वजन का उपयोग मूल अपशिष्ट जल नमूने में टीएफएस की एकाग्रता या सांद्रता का पता लगाने के लिए या गणना करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसको व्यक्त कैसे करते हैं हम, मिलीग्राम पर लीटर में। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब टीवीएस की बात करें, जो उड़ गया, जो वाष्पीकृत हो गया, उसकी बात हो रही है, तो सीधी सी बात हो जाती है कि टीवीएस का अगर पता लगाना है तो क्या करेंगे, टीएफएस का जो वजन है उसको टीएस के वजन से घटा देंगे। इस प्रकार से हमें टीवीएस का पता चल जाएगा और इसको भी हम मिलीग्राम पर लीटर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये ठोस पदार्थों पर केंद्रित परीक्षण थे जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जिसका अध्ययन हमने यहाँ किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।